Hello friends, so in this video we will be discussing a topic application of ICT in research. Alright, तो ये जो टॉपिक है आपका नेट का जो आपका एग्जाम है यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में यूनिट 2 इज अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। सो ये टॉपिक आपके यूनिट 2 का है अंडर रिसर्च एप्टीट्यूड। सो टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो अब ये देखिए कि आईसीटी का मतलब क्या है। इसका बेसिक मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इंटरनेट का, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर्स का क्या रोल है रिसर्च में। और अब मैं बता दूं कि रिसर्च में बहुत हेवी रोल है आईसीटी का। रिसर्च करना टू बी वेरी ऑनेस्ट अब बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि अब आप सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, ये सब बहुत इजी हो गया। एक क्वेश्चन है, आप पूरे इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोगों से एक टाइम पे पहुंच सकते हैं। आपको डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं। पहले के टाइम पे जब रिसर्च करना होता था, एक एक टॉपिक के लिए बहुत बुक्स को लाइब्रेरी में जा जाके देखना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, बहुत से ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे डेजर्टेशन और थीसिस इन सब की सॉफ्ट कॉपीज आपको मिल जाएगी, रिसर्च वर्क्स की मिल जाएगी। वो जो एकदम बुक्स हैं, हेवी बुक्स जिनका चेन में है, उन सब की आपको डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें इतनी इजी हो चुकी हैं कि अब आपके लिए रिसर्च करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। जो सपोर्टिंग एड्स हैं ये काफी ज्यादा है, बट जरूरत क्या है, हार्ड वर्क की। आपको टॉपिक सोचना होगा, आपको उसको मेहनत पूरी डालनी होगी। पहले क्या होता था कि रिसर्च में आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, बट साथ ही साथ उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए, क्वेश्चनेयर बनाने में, लोगों से जाके भरवाने में, उनसे डेटा लेने में बहुत टाइम लगता था। उस पूरे प्रोसेस को आप इजी कर लिया है। तो जो रिसर्च पहले 6 महीने में होती थी, वो अब 1 महीने में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च। ठीक है, तो इसने रिसर्च लैंडस्केप को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो साइंस साइड का रिसर्च हो। ठीक है, इट्स इंटीग्रेशन इनटू रिसर्च प्रोसेस हैज इनहैंस द एफिशिएंसी। अब रिसर्च की एफिशिएंसी बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी हैज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें इस टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या एप्लीकेशन है आईसीटी का इन डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, कोलैबोरेशन एंड डिसेमिनेशन। ऑलराइट, तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हम रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा कलेक्शन। कैसे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। क्वेश्चनेयर हो गया, सर्वेस हो गया। ठीक है, आरबीआई का डेटा अगर आपको लेना है, पहले आपको आरबीआई के ऑफिस जाना पड़ता था, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। अभी बहुत सा डेटा उनके साइट पे मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। अगर आपको गवर्नमेंट के कुछ डेटा चाहिए, तो पहले उन डेटा को पाने में बहुत दिक्कतें होती थी। आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा देखना पड़ता था। अब क्या है, ये सब आपको ऑनलाइन जितने डेटा हैं वो गवर्नमेंट के मिल जाएंगे। ठीक है, उनके रिपोजिटरीज में सारे डेटा इकट्ठा है। सेंसस अगर हुआ है तो उसका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ एट दिस टाइम डेटा कलेक्शन में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। सो अब आप ये देखिए, ऑनलाइन सर्विस हो गए, जैसे गूगल फॉर्म्स फ्री भी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। गूगल फॉर्म्स में लोग क्वेश्चनर बना के सर्कुलेट करते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए। सर्वे मंकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये पेड है। क्वाल्ट्रिक्स ये भी एक नया सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का भी यही यू कैन यूज। ओके, ओपन डेटा किट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है फॉर डेटा कलेक्शन। ठीक है, जितने भी ओपन डेटा है ये सारे इसमें रहते हैं। आरबीआई का जितनी इंफॉर्मेशन हुई या सेंसस के जो भी डेटा है, यहां से आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। मोबाइल एप्स फॉर फील्ड डेटा गैदरिंग, सेंसर्स फॉर रियल टाइम इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल डेटा कलेक्शन। अगर आपको किसी एनवायरनमेंट का सर्वे करना है, बहुत से सेंसर्स हैं। साइकोलॉजिकल डेटा लेना है, आजकल बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो कि आपका एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल को कहीं ना कुछ हेल्प करते हैं क्वांटिफाई करने में। ठीक है, सो डेटा कलेक्शन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ
आईसीटी, ठीक है। देन डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। अब उन डेटा को स्टोर करने के लिए भी पहले अब इतना डेटा को कहाँ से करोगे स्टोर, फिजिकल फॉर्म में कितना ही स्टोर कर पाओगे, डेटा थेफ्ट का भी रहता था रिस्क। अभी आपके पास गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है, ये सब आपके रिपोजिटरी बन जाते हैं क्योंकि आपका रिसर्च थोड़ा लंबा चलना है। आपको जहां कोई भी रिलेवेंट डेटा मिला आपने अपने गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में डालते गए आप, उसके बाद आपने एक टाइम पे बैठ के सबको एनालाइज किया, तो एक आपकी रिपोजिटरी पूरी क्रिएट हो जाती है। ऑलराइट, देन अब हमारा डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब डेटा एनालिसिस, पहले डेटा एनालिसिस के लिए जो ह्यूमैनिटीज के होते थे या ऐसे होते थे कॉमर्स के, उनको बहुत सा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट सीखना पड़ता था, ठीक है, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जैसे आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, अनोवा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको बहुत सा चीजें, टाइम सीरीज पूरी आपको सीखनी पड़ती थी स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि स्टेटिस्टिक का रोल बहुत ज्यादा है रिसर्च में। अब क्या है, अब आपको वो सब सीखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जो वो स्टेटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देंगे, आपको बस डेटा उनमें फीड करना है। सो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो एसपीएसएस, ठीक है, ये पूरा स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का पैकेज है। आर आर स्टूडियो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में। मैट लैब, ये मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए तरह से। सैस, ये भी सॉफ्टवेयर के लिए। स्टेटा, इसमें आपको बहुत सा डेटा मिल जाएगा, स्टेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन, एनवीवो, ठीक है, ये सब आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस में हेल्प करते हैं। बिग डेटा टूल्स लाइक हेडूप एंड स्पार्क, ये भी आपका लार्ज स्केल एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जो रिसर्च की होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सॉफ्टवेयर, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस फील्ड में, किस पार्ट ऑफ द रिसर्च में ये सब आईसीटी की जो टूल्स हैं वो हेल्प करते हैं। देन यू हैव रिसर्च स्टेज। अब आपका देखिए रिसर्च स्टेजेस, आपको अब जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो बहुत सा आप टेबल्स का इस्तेमाल करते हो, ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हो, जिससे वो थोड़ा और ज्यादा विजुअलाइजेशन डेटा का बेटर हो। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत से टूल्स आ गए हैं, टैबलू है, पावर बीआई है, D3JS है, ठीक है। राइटिंग एंड एडिटिंग के लिए आपके लिए जैसे इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रामर का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके पास स्क्रीवेनर है, ओवरलीफ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ग्रामरली है, ठीक है। प्लेजरिज्म चेकिंग, आपका जो भी काम है वो कहीं से कुछ कॉपी होना चाहिए, रिसर्च वर्क बहुत ओरिजिनल होनी चाहिए। तो कितना एस्पेक्ट प्लेजरिज्म का आ रहा है बहुत जरूरी है ये जानना, ठीक है। अगर आप कहीं से भी किसी का भी वर्क को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंस देनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अगर आप रेफरेंस देते हैं देन इट इज ओके। अगर आपने किसी का भी रिसर्च वर्क का कोई भी एनालिसिस को इस्तेमाल किया या उस रिसर्च वर्क से कोई डायरेक्टली उठाया है, देन यू हैव टू गिव द क्रेडिट। लेकिन वो जो क्रेडिट होता है वो आप कैसे देते हैं, साइटेशन एंड रेफरेंस के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये जरूरी है और ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अगर है तो प्लेजरिज्म नहीं है, बट अगर बिना साइटेशन और रेफरेंस के आपका बहुत सा वर्क कॉपीड है तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका थीसिस या डिसर्टेशन में कितना प्लेजरिज्म है। अगर अंडर 10% है तो उतना टेंशन की बात नहीं होती, ठीक है। टर्निटिन हो गया, डुप्ली चेकर हो गया, उरकुंड हो गया, यूनी चेकर हो गया, क्यू टेक्स्ट हो गया, ये सब आपके प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर हैं। ये सब आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछते हैं कि ये इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म के लिए है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा कलेक्शन के लिए है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ऑलराइट, देन आईसीटी का और क्या रोल है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन में, इसमें भी आईसीटी का बहुत रोल है, ठीक है। अब कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या है, कोलैबोरेशन मतलब अब एक रिसर्च, बहुत बार होता है कि बहुत से लोग कोलैबोरेट करके एक बड़े लेवल पे रिसर्च वर्क करते हैं, तो उनके आपस के कम्युनिकेशन के लिए अगर वो वेरियस रीजन है, लेट से एक जो रिसर्चर है वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी में बैठा है लंदन में, एक जो रिसर्चर है वो आईएम अहमदाबाद में बैठा है, एक जो रिसर्चर है वो आपका हार्वर्ड में बैठा है, ठीक है। तो अब ये सब में एक कोलैबोरेशन हो सकता है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग, टीम्स है, गूगल डॉक्स है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं कि कहाँ तक वर्क पहुंचा, किसका क्या काम था। ट्रेलो बहुत फेमस है, स्लैक बहुत फेमस है। एक सपोर्टिव टीम वर्क अमंग द रिसर्चर्स के लिए अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिट एआई है, वन नोट है, एवर नोट है, इन सब का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। देन लिटरेचर रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिटरेचर रिव्यू, जब भी आप रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम एक बार बनाते हो, जब हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो आफ्टर रिसर्च प्रॉब्लम आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है कि भैया इस टॉपिक पे और कितना वर्क सिमिलर टॉपिक पे हुआ है, उसमें गैप क्या है। सो यू हैव टू स्टडी all those similar works and you have to find the gap and you have to also see whether your research question का जो solution निकलेगा रिसर्च से वो उस गैप को कितने हद तक फिल कर पाता है। ठीक है। तो इसमें बहुत हेल्प मिल जाता है। अब आपके पास डिजिटल लाइब्रेरीज है, जैसे मैंने बोला ना पहले आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट के किसी भी सेंसस पे कुछ बुक्स आई हैं या सर्वेस पे कोई बुक्स आई हैं, कोई सीरीज आई है, अब वो बुक्स आपको पढ़ने लाइब्रेरी पूरा जाना पड़ता था, उसको अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा को वहां से निकालना होता था। अब आपके पास सब ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज में है। आपके लिए काम घर बैठे आसान हो चुका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेटाबेसेस बहुत से हैं जिसमें आप रिसर्च पेपर्स और लोगों के बहुत अच्छे अच्छे वर्क यू कैन स्टडी, जो भी सिमिलर वर्क हुआ है आपके टॉपिक से, दैट वर्क यू कैन स्टडी। ठीक है। तो ऐसे जैसे स्कोपस हो गया, इसमें सारे अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं। आर डिस्कवरी, सिमेटिक स्कॉलर, शोध गंगा, इसमें सारे आपको डिसर्टेशंस और थीसिस मिल जाएंगे। गंगोत्री भी एक है, वहां भी आपको सारे थीसिस मिल जाएंगे। जे स्टोर, बड़े अच्छे अच्छे आपको पेपर मिल जाएंगे। पबमेड, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर बहुत कॉमन है। ठीक है। रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, जैसे आपको साइटेशन जो आप देते हैं, है ना, कि भाई आपने ये पूरा लिटरेचर रिव्यू पढ़ा, अब आपने कुछ वर्क, इतना आपने इतनी जो सोर्सेस है, इतने जो सॉफ्टवेयर है, ये सब आप नोट बना लीजिएगा। ये सब लिटरेचर रिव्यू के लिए हेल्पफुल है। अब इसमें से कुछ वर्क आपने अपने यहाँ यूज किया, तो उसके लिए आपको रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे एंड नोट। इनमें से कुछ वर्क आपको लग रहा है कि यूज आएगा, तो आप अपने एंड नोट में लिख सकते हो। मेंडले, जोटेरो, है ना, ये सब आपको हेल्प करेंगे। जो जो वर्क आपको लग रहा है कि आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया, रेफरेंस के लिए आपको जरूरत होगा, तो आप अच्छे रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन वर्क को आप, उस समय आपको ये नहीं पता कहाँ कैसे यूज होगा, बट आप उसको सेव कर सकते हैं। मिंडले में, जोटेरो में एक पूरा वो लिस्ट बनाते जाएगा एंड नोट पे, एंड व्हेन यू विल बी राइटिंग देन यू कैन रेफर दोस। बिब्लियोग्राफी बनाने में भी ये बहुत अच्छा हेल्प देता है। ठीक है। पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन दी पब्लिकेशन प्रोसेस। पब्लिकेशन प्रोसेस को भी बहुत स्ट्रीमलाइन करते हैं। जो अच्छे पब्लिशर हैं उनकी विजिबिलिटी को इनहेंस करते हैं। बहुत से ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं, एकेडमिक नेटवर्क्स होते हैं लाइक रिसर्च गेट, ये आपको हेल्प करते हैं कि आपका पेपर किस जर्नल में अच्छे से छप पाएगा। academia.edu, है ना, आपके पेपर में कितने लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये सब बताते हैं। तो ये पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन में आपका पेपर मैक्सिमम लोग के पास पहुंचे, और पेपर को कैसे पब्लिश कराना, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा दे विल हेल्प। ऐसे बहुत से आपको ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे। देन यू हैव साइमुलेशन एंड मॉडलिंग। अब देखिए, बहुत साइंस की जो रिसर्चेस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में आपका मैटलैब, एनसिस आर यूज्ड एज साइंटिफिक साइमुलेशंस एंड मॉडलिंग। ठीक है। वो रिसर्चर्स को एक सिचुएशन को साइमुलेट करके उस पे रिसर्च करने में हेल्प करते हैं कि इट विल हेल्प देम इन प्रेडिक्टिंग रियल वर्ल्ड फेनोमेना इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, कि रियल वर्ल्ड में कैसे होता है। जैसे कि आपका पायलट्स के लिए जब वो प्लेन करते हैं फ्लाई, तो रियल वर्ल्ड से पहले बहुत बार वो साइमुलेशंस, जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है कि रियल वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस उनको साइमुलेशन में मिलता है, कि अगर ये एस्पेक्ट हो गया फ्लाइट में तो व्हाट यू विल डू। ठीक है। तो ये साइमुलेशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप देखो, ये सब तो हो गए बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? द यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च हैव न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एफिशिएंसी, सबसे बड़ा बेनिफिट तो एफिशिएंसी है। इनहैंस्ड कोलैबोरेशन, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेस। चैलेंजेस क्या है? डेटा प्रिवेसी, बहुत सा वर्क चोरी हो जाता है। ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंट हो। डिजिटल लिटरेसी गैप, बहुत से लोगों को आज भी डिजिटल लिटरेसी का गैप है। उनके पास इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये नहीं आता है। दे हैव वेरी गुड इंटेलेक्ट, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो रिसर्च भी बहुत अच्छा करना जानते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो लैपटॉप,
कंप्यूटर और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो एक डिजिटल लिटरेसी गैप भी है, ठीक है? रिमेन सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स, ऑलराइट, ठीक है? अब आप देखो, मैं एक आपको इन द लाइक पहले के क्लासेस में व्हाट वी डिस्कस्ड, अब इसमें हम लोग थोड़ा-सा शॉर्ट में वी विल स्टडी कि आईसीटी का रोल रिसर्च में क्या है? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी को वी विल रिवाइज़। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्टेप्स इन रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस में क्या-क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था? रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है? पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू। थर्ड स्टेप आपका था हाइपोथेसिस का। फोर्थ स्टेप था आपका रिसर्च डिजाइन, कैसे यू विल कंडक्ट द रिसर्च। और फिफ्थ स्टेप था आपका डेटा कलेक्शन, ठीक है? तो डेटा कलेक्शन के बाद क्या था? डेटा एनालिसिस, एंड देन रिपोर्ट, रिजल्ट जो भी होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। तो अब देखिए, इसको आप तीन पार्ट में बांटिए। डेटा कलेक्शन तक हम लोग कर लेते हैं, प्री कलेक्शन, प्री डेटा कलेक्शन, और हम देखते हैं इसमें आईसीटी कैसे हेल्प करता है। डेटा कलेक्शन तक आईसीटी का क्या रोल है। फिर सेकंड पार्ट हो गया डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में क्या है, और फिर थर्ड पार्ट हो गया पोस्ट डेटा एनालिसिस में आईसीटी का क्या रोल है। तो हमने पूरे रिसर्च प्रोसेस को तीन पार्ट में बांटा, प्री डेटा एनालिसिस एंड पोस्ट डेटा एनालिसिस, ऑल राइट। ऑल राइट, नाउ यू सी प्री डेटा कलेक्शन क्या है। इसमें आप प्री डेटा जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या चीजों में आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको लिटरेचर रिव्यू, प्री डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में आपको हेल्प मिल जाएगा, शोध गंगा, गंगोत्री, आपका थीसिस एंड डिसर्टेशन की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। रिसर्च ट्रैकिंग में जोरेटो, आप इसमें एक रेफरेंसेस बना सकते हैं, जो जो लिटरेचर रिव्यू से आपने चीजें को आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो सब आप इसमें रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा एक लिस्ट बन जाता है इन सॉफ्टवेयर में, मेंडले, एंड नोट, और यही बाद में आपको एंड में पोस्ट डेटा में आपको बिब्लियोग्राफी और साइटेशंस में और रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी हेल्प करता है। फिर डेटा कलेक्शन कैसे होगा? ऑनलाइन सर्वेस, गूगल फॉर्म्स, ओपन डेटा किट, क्वाल्ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, सर्वे मंकी, ये सब हमने जो डिस्कस किया था। तो ये हो गया प्री डेटा। डेटा एनालिसिस में आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो आपका एसपीएसएस, आर स्टूडियो, मैट लैब आपका मैथ्स के लिए होता है, एसपीएसएस आपका सारे स्टेटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हैं इसमें। आर स्टूडियो भी आपका कोरिलेशन रिग्रेशन में बहुत हेल्प करता है ना? और भी बहुत सी जो चीजें होती हैं आर स्टूडियो से हो जाती हैं। बेसिकली एक्सेल का एक एडवांस्ड वन आप वर्जन मान लीजिए, एसएएस, ग्राफ लैब, एक्सेल, ठीक है? ये सारा आपको क्वांटिटेटिव में हेल्प कर गया। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? तो क्वालिटेटिव डेटा के भी एनालिसिस के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने बात करी थी ना कि रिसर्च में पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है और एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो होता है वो कहीं ना कहीं नंबर्स को इंपॉर्टेंस देता है, उसी को रियलिटी मानता है। बट पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में हम ह्यूमन ओपिनियन, पर्सपेक्टिव को भी रियलिटी मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी ह्यूमन सेंसरीज सारी एग्जिस्टिंग फेनोमेना को फील या सेंस नहीं कर सकती। तभी हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव और सब्जेक्टिविटी को भी इसमें एक रोल दिया है। तो क्वालिटेटिव डेटा क्या हो गया? इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, किसी चीज को आपने वीडियो बना के फेनोमेना को समझने की कोशिश करी है। फोकस्ड ग्रुप, फोकस्ड ग्रुप का डिस्कशन हो गया, ठीक है? अब इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू? इसमें तो नंबर्स है नहीं।
तो देखिए इसमें आप देख सकते हो ना कि कौन सा वर्ड मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, किस वर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस थीम्स के बारे में, थीमेटिक एनालिसिस में भी हेल्प करता है, कौन सा थीम, एक पैटर्न इन सारे डेटा से निकल के आ रहा है, किस थीम पे ज्यादा बात हो रही है, ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये सारी आप चीजों से एनालिसिस यू कैन डू। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर क्या है, एनवीवो, मैक्स क्यूडीए, एटलस, ट्रेंसाना। अब मान लो आपका इंटरव्यू है, वो आपका इंग्लिश में है, आप आईसीटी टूल लेके उसको हिंदी में भी पूरा कन्वर्ट हो सकता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, बहुत बार लिख के आता है, ठीक है। तो आईसीटी के बहुत से चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस में हेल्प करने के लिए, कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो जानने के लिए। ऑल राइट, अब आपका आ गया पोस्ट डेटा एनालिसिस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेजरिज्म चेकिंग, ठीक है। पोस्ट डेटा एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेजरिज्म चेकिंग। कोई भी वर्क आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो बहुत से सॉफ्टवेयर है इसमें, क्यूटेक्स, टर्निटिन, डुप्ली चेकर, उरकोन, यूनी चेकर। और आपका एक रिफरेंस मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए रिफरेंस, साइटेशन और बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी में क्या फर्क है। देखिए, रिफरेंस और साइटेशन आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी और का वर्क अपने पेपर में इस्तेमाल किया हो, तब उस आप रेफरेंस लिस्ट या साइटेशन में आप वो नाम देते हो। बट बिब्लियोग्राफी में आप वो सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीजों का क्रेडिट देते हो जो आपने पढ़ा हो, रिसर्च करने के लिए कंसल्ट भी किया हो, भले ही आपने अपने पेपर में इस्तेमाल ना किया हो। तो इसमें जो पेपर में इस्तेमाल किया है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ जो चीज इस्तेमाल ना करी हो अपने पेपर में, बट हमने दूसरे का कंसल्ट किया हो, दूसरे का पेपर पढ़ा हो। अगर हमने कोई पेपर लिखा, उसमें लेट से हमने इंडियन लॉस को पूरा स्टडी किया, आईपीसी को पूरा पढ़ा, लेकिन क्या नाम है, मैंने आईपीसी को यूज नहीं किया, बट आई हैव स्टडीड इट, आई हैव कंसल्टेड इट, तो दैट ऑल्सो आई विल राइट इन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेफरेंसिंग में आप वही चीजें लिखते हो जो आपने किसी और का वर्क अपने वर्क में इस्तेमाल किया, उसी चीज को क्रेडिट देते हो। बट बिब्लियोग्राफी में आपने अपने वर्क करने के लिए जो भी चीजों को कंसल्ट किया हो, पढ़ा हो, वो सारी चीजें आप लिखते हो। जो अपने में इस्तेमाल किया हो तो लिखोगे लिखोगे, जो नहीं भी किया हो बट उससे आपको एक आइडिया मिला, आपने कंसल्ट किया, तो उसको भी आप क्रेडिट दोगे बिब्लियोग्राफी में। तो रिफरेंस क्या होता है, वो एंड में होता है, ठीक है। एक लिस्ट होती है कि क्या क्या वर्क आपने इस्तेमाल किया। बिब्लियोग्राफी भी एंड में होता है। साइटेशन आपका इन टेक्स्ट होता है, जैसे ही आपने कोई वर्क, किसी और का वर्क आपका मेन बॉडी में इस्तेमाल हुआ, आप बगल में ब्रैकेट देके उस ऑथर का नाम और ईयर या पेज नंबर जो भी हो वो शॉर्ट में देते हो, उसका डिटेल्ड वर्जन आपका रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में मिल जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका प्लेजरिज्म में ना आए। अगर आपने किसी का वर्क इस्तेमाल किया, अगर आपने उसको क्रेडिट दे दिया है, तब वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। तो आप एंड नोट, मेंडले, जोटेरो, ये सब आप साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में एक ही टॉपिक बच रहा है, रिसर्च एथिक्स, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हमारा यूनिट 2 विल गेट फिनिश्ड। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू ऑल।